हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एक बार पुनः सभी प्रिय विद्यार्थियों को एम स्टडी क्लासेस पर स्वागत है। और आज मैं आप सभी को द्विघात बहुपद से कैसे आलेख खींचा जाता है एकदम आसान तरीके से सिखाऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं, इसी के साथ हम सीखेंगे द्विघात बहुपद से कैसे आलेख खींचा जाता है। अब हम सबसे पहले द्विघात बहुपद जानेंगे, लेकिन इससे पहले हमको बहुपद जानना होगा। बहुपद क्या चीज है? द्विघात बहुपद, बहुपद पहले हमको बहुपद जानना होगा। तो बहुपद की जो परिभाषा है क्लास 9th में हमने अध्ययन किया है, फिर भी यहाँ एक बार इस बहुपद की चर्चा हो जाती है। तो बहुपद यहाँ पर देखिए, बहुपद बहुत पद, बहुपद का जो तात्पर्य है बहुत पद, मतलब बहुत पद एक साथ आ जाए तो उसको हम बहुपद कहते हैं, बहुत पद। लेकिन उस बहुपद में, बहुत पदों में चर राशियों का एक शर्त होता है, चर राशि के घात का एक शर्त है। बहुत पद अर्थात बहुपद वह होता है, परिभाषा में इसका अगर परिभाषा जानना चाहते हैं या परिभाषा देना चाहते हैं तो बताएंगे बहुपद वह होता है जिसमें एक से अधिक पद होते हैं। बहुपद वह होता है जिसमें एक से अधिक पद होते हैं, बहुपद कहलाता है। लेकिन बहुपद चर राशि की घात पर निर्भर करता है। किस तरह निर्भर करता है? चर राशि की घात पर इस प्रकार निर्भर करता है कि चर राशि की जो घातें होती हैं वो ऋणात्मक ना हो। और दूसरी बात, चर राशि की घात परमेय के रूप में नहीं होना चाहिए, अर्थात P बटा Q के रूप में नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम एग्जाम्पल में एक देख लेते हैं। अगर हमारे पास इस तरह का कोई बहुपद है, इसमें एक पद है, द्विपद है और तीन पद है, मतलब इसको आप त्रिपदीय बहुपद भी कह सकते हो, बहुपद भी, बहुपद मतलब त्रिपदीय बहुपद। इसमें हम देख रहे हैं चर राशि, चर राशि यक्ष है, ये यक्ष है। चर राशि और अचर राशि की बात है तो चर राशि किसे कहा जाता है? किसी ज्ञात समीकरण में, किसी समीकरण में, फिर से एक बार जान लेते हैं, किसी समीकरण में अज्ञात राशि को चर राशि कहा जाता है। अज्ञात राशि कौन सी राशि जो है हमको ज्ञात नहीं होता है, यही यक्ष। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जो होते हैं वो अज्ञात होते हैं। इस तरह अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षर को आप चर राशि नहीं मानते हो। अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ चुनिंदे अल्फाबेट हैं जिनको हम चर राशि मानते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू। इस तरह के कुछ ऐसे अल्फाबेट अक्षर हैं जिनको हम चर राशि मानते हैं। वहीं पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर में ए, बी, सी, डी ये सब अचर पद माने जाते हैं। तो शर्त नहीं है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर चर राशि माने जाते हैं। तो हमको एक्स यहाँ पर क्या है, एक अंग्रेजी वर्णमाला का अल्फाबेट है और इसको हम चर राशि मानते हैं। तो इस द्विघात बहुपद में यही राशि जो है अज्ञात है, अर्थात इसी यक्ष का मान तो हमको ज्ञात करना है, तो ये तो अज्ञात हुआ। तो हम परिभाषा जो बताए हैं चर राशि का, किसी समीकरण में, किसी बहुपद में अज्ञात राशि को चर राशि कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये जो हो गया चर राशि हो गया, ये चर राशि है। और अचर पद की परिभाषा, अगर अचर राशि की बात हो जाए तो अचर किसी भी समीकरण में ज्ञात राशि को चर पद कहते हैं, या अचर मतलब चर पद नहीं, अचर पद कहते हैं या अचर राशि कहते हैं। तो जैसे 5 है, 6 है, अर्थात गिनती वाले जितने भी अक्षर होते हैं वो सब अचर राशि होते हैं, अचर पद होते हैं, क्योंकि पहले से ही ज्ञात रहते हैं। 6 है तो 6 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा। ये सब ज्ञात अक्षर हैं, ज्ञात राशि हैं, इसलिए इनको हम अचर पद कहते हैं। जो अज्ञात राशि होती है, जिनका मान हमको ज्ञात करना होता है, वह चर राशि होते हैं। अच्छा, चर और अचर की बात हो गई, तो हम चल रहे थे बहुपद। बताए परिभाषा, बहुपद वह होता है जिसमें एक से अधिक पद होते हैं और वो बहुपद कहलाता है। लेकिन
बहुपद चर राशियों की घात पर निर्भर होता है। चर राशि की घात ना तो ऋणात्मक हो और ना तो परिमेय के रूप में हो। इस तरह का बहुपद चर राशि की घात पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चर राशि की घात जो है धनात्मक है, ऋणात्मक तो है नहीं, और ना तो ये परिमेय के रूप में है, अर्थात ये बहुपद बनेगा, ये एक बहुपद है। लेकिन यहीं पर अगर इस तरह का रूट एक्स प्लस 5 आ गया, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चर राशि x जो है परिमेय के रूप में, अगर इसको हम घात के रूप में चेंज करते हैं तो x की घात 1/2 प्लस 5 हो गया। तो यहाँ पर चर राशि की घात p/q के रूप में होना नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पर है, इसलिए बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। और अगर आपके पास इस तरह का आ गया -2 प्लस 6x प्लस 5, तो यहाँ पर चर राशि की अधिकतम घात -2, चर राशि की घात जो है ऋणात्मक है, इसलिए बहुपद नहीं है। या आपको इस तरह का भी क्वेश्चन दिखाई पड़ सकता है बहुपद x² प्लस या x प्लस 1/x, तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो घात -1 हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। और दूसरी बात है, अगर हम इसको लघुत्तम लेते हैं x, तो x², तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो बहुपद है परिमेय के रूप में भी है, p/q के रूप में, ते भी बहुपद नहीं है। तो यहाँ तक अगर क्लियर हो गया है कि बहुपद किसे कहा जाता है, तो हम चलते हैं बहुपद के प्रकार। अब बहुपद के जो प्रकार हैं, पदों के आधार पर चर्चा हो जाती है और घात के आधार पर। बहुपद जो होता है पदों के आधार पर और घात के आधार पर अलग अलग होता है। अगर बहुपद की बात हो, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार पद के आधार पर, पदों के आधार पर। पदों के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। एक पदीय बहुपद, बहुपद पदों के आधार पर बहुपद 3, या हम शून्य बहुपद भी इसी में कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक पदीय बहुपद, 2 पदीय बहुपद, ये मतलब द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, शून्य बहुपद। तो यहाँ पर बहुपद की परिभाषा जो है, ये ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदीय बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदीय बहुपद कहलाएगा। जैसे कि उदाहरण हम समझ सकते हैं 5x, x या xy, ये सब एक सिंगल एक पद वाले हैं, तो ये हो गया एक पदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो, द्विपदीय बहुपद कहलाएगा। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल के लिए ax प्लस b, यहाँ पर एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, और इस तरह दोनों मिला के 2 पद हो गए। x² - 6x, एक पद हो गया, 2 पद हो गए, ये द्विपदीय बहुपद के अंतर्गत आएगा। 9x प्लस 6, ये द्विपदीय बहुपद है। तो इस तरह जिस बहुपद में 2 पद हो केवल, वो द्विपदीय बहुपद हो। जिस बहुपद में केवल एक पद हो, वो एक पदीय बहुपद। जिस बहुपद में 3 पद हो, त्रिपदीय बहुपद होगा। तो यहाँ पर त्रिपदीय बहुपद की ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो, त्रिपदीय बहुपद, या उसी को आप बहुपद भी कहते हो। तो त्रिपदीय बहुपद में ऐसे x² प्लस 5x प्लस 6,
यहाँ पर देख रहे हैं एक पद है, दो पद है, तीन पद है, तो ये बहुपद हो गया या त्रिपदीय बहुपद कह सकते हो इसको। अब चलते हैं हम बहुपद के प्रकार जो है घात के आधार पर। बहुपद के प्रकार घात के आधार पर। घात को देखते हुए हम बहुपद कितने प्रकार से बता सकते हैं। पहला एक घात वाला बहुपद जो होगा रैखिक बहुपद कहलाएगा, रैखिक बहुपद। द्विघात वाला द्विघातीय बहुपद। इसी द्विघात बहुपद के आलेख खींचना है। त्रिघात बहुपद। शून्य बहुपद। अचर बहुपद। तो इस तरह आदि समझ लो। अब रैखिक बहुपद। बहुपद जब चर राशि की घात में ध्यान में देते हुए बहुपद की गणना की जाएगी, तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे कि x + 5। अब इसमें हम देख रहे हैं चर की अधिकतम घात कितना 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद हो गया। ax + b, इसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 है, रैखिक बहुपद हो गया। y 2y - 6, y घात 1 है, ये रैखिक बहुपद है। तो इस तरह मतलब रैखिक बहुपद में क्या होगा, चर की अधिकतम घात कितना होगा 1 होगा। द्विघातीय बहुपद में क्या होगा, इसी घात के आधार पर हम जानेंगे। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाएगा। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। जैसे कि x² + 5x + 6। अब यहाँ पर x की अधिकतम घात कितना है, 2 है, x की अधिकतम घात 1 है, लेकिन हमको बड़ी घात को ध्यान में दिया जाता है। किसी भी बहुपद की अगर घात पूछी जाए तो उस बहुपद में जो चर राशि की सबसे बड़ी घात होती है वही उसकी घात से, उसी घात के नाम से जाना जाता है। ये द्विघातीय बहुपद है। इस तरह ax² + bx + c, ये द्विघातीय बहुपद है। y² - 9y + 10 हो गया। तो इस तरह ये हो गया द्विघातीय बहुपद, और इसी को बहुपद भी कहते हैं। त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या होगा, चर की सबसे बड़ी घात क्या होगी, 3 होगी। तो इसकी परिभाषा जब बताओगे, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो, त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। शून्य बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें चर का गुणांक 0 हो, चर राशियों का गुणांक, सभी चर राशियों का गुणांक 0 हो। तो इस तरह x² का गुणांक 0 हो गया, +0 हो गया, +0, ये क्या हो गया, शून्य बहुपद, मतलब एक भी पद नहीं है इसमें। अचर बहुपद। ऐसा पद जिसमें केवल एक अचर पद हो, जिसमें केवल अचर पद हो। अब हमने बहुपद के प्रकार सीख लिया है, बहुपद के विषय में जान लिया है, लेकिन हमको ज्ञात करना है द्विघात बहुपद से आलेख कैसे खींचा जाता है, कैसे हम द्विघात बहुपद का आलेख बनाएंगे। तो सबसे पहले इस बहुपद से, जैसे कि रैखिक बहुपद जो होता है, एक घात वाला बहुपद होता है, उस बहुपद का जो ग्राफ होता है सदैव एक सीधी रेखा बनती है। इसी तरह द्विघात बहुपद की जो ग्राफ होगी, क्या एक सीधी रेखा होगी, नहीं, एक सीधी रेखा नहीं होगी, एक कर्व की तरह होगा, इस तरह का होगा। तो कर्व की तरह मतलब एक परवलय बनेगा। द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वो सदैव एक परवलय ही बनता है, और उस परवलय का मुख या तो नीचे की तरफ होगा या तो ऊपर की तरफ होगा। मतलब ये परवलय द्विघात बहुपद से केवल परवलय बनते हैं। इनका मुख कभी नीचे होता है, कभी ऊपर होता है। अब कब नीचे होता है और कब ऊपर होता है, ये अभी हम तुरंत बताने वाले हैं। अच्छा, इस परवलय को हम क्या कहेंगे, इस परवलय को कहेंगे नीचे की ओर खुले मुख का परवलय। नीचे की ओर, नीचे की ओर खुला परवलय।
या इसको हम कह सकते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। इसका मुख ऊपर की तरफ है तो ऊपर की ओर खुला, ऊपर की ओर खुला परवलय। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। अगर आपको नीचे की तरफ मुख खुला हुआ दिखाई पड़े तो हम इसको कहेंगे नीचे की ओर खुला परवलय, अर्थात डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला, पैराबोला। ऐसे इसको, ये हो गया अपवर्ड पैराबोला, मतलब ऊपर की ओर खुला मुंह, और ये हो गया नीचे की तरफ खुला मुंह। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो परवलय है किस अक्ष पर बनेगा ये हम जान लेते हैं। ये परवलय अगर आपके पास ऐसे ग्राफ है, वह जब भी आप ग्राफ खींचोगे तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों होंगे। एक्स अक्ष एक्स डैश, वाई हो गया वाई डैश। ये दोनों परवलय ऊपर की तरफ खुला मुख या नीचे की तरफ खुला मुख, ये सदैव एक्स अक्ष पर ही बनेंगे। मतलब या तो इस तरह हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, या इसका मुंह नीचे की तरफ हो सकता है। ऐसे एक्स अक्ष को परिच्छेद करेंगे, दो बिंदुओं को परिच्छेद करेंगे, कभी एक बिंदु को परिच्छेद करेगा, या इस तरफ हो सकता है। मतलब आपको एक्स अक्ष पर ही प्राप्त होंगे। ये परवलय का मुख ऊपर की ओर या नीचे की ओर, लेकिन एक्स अक्ष पर ही प्राप्त होगा। अब बात आती है यह परवलय का मुख कब नीचे की ओर होगा और कब ऊपर की तरफ होगा। तो चलते हैं। जैसे कि अब हमारे पास कोई एक द्विघातीय बहुपद होना चाहिए, सब कुछ एक एक स्टेप सब बताया जाएगा। तो यहाँ पर अगर मानते हैं एक हमारे पास बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे हमारे पास एक बहुपद है, और इस बहुपद को हम एफ एक्स के बराबर मान लेते हैं, एफ एक्स के बराबर। अब एफ एक्स क्या है? एफ एक्स वाई अक्ष को निरूपित करेगा, अर्थात ये पूरा बहुपद जो है वाई के बराबर है। यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बात आई वाई क्यों लिखा गया है। जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ जो हमारा होगा एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों पर बनेगा, कुछ दूरियां वाई अक्ष पर चलेंगी। तो जब अगर हम एक्स का कोई भी मान रखते हैं तो हमको वाई का मान प्राप्त होना चाहिए। अतः जो फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स को आप वाई के बराबर लेंगे। तो ये पूरा फंक्शन जो है एक्स का कोई भी मान रखते हैं तो वाई का वाई पर यूनिट बताएगा। अब बात आती है परवलय का मुख कब नीचे को होगा कब ऊपर की तरफ होगा। अब हमारे पास ए एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर गुणांक ए है, एक्स गुणांक बी है और एक्स गुणांक मतलब अचर पद सी है। शर्त है यदि ए लेस देन 0। अब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा हम पहले कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर गुणांक मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह का अगर कोई बहुपद हमारे पास आ गया माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक -2 है, तो ये -2 क्या है? 0 से छोटा ही है। अगर इस तरह का एक्स स्क्वायर का गुणांक कोई ऋणात्मक संख्या आ जाती है, यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक कोई ऋणात्मक संख्या आ जाती है अर्थात वो 0 से छोटा है, तो ए यहाँ पर ए है ना, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे तो ए बराबर कितना आएगा? ए बराबर -2 और बी बराबर 5, सी बराबर 6। इस तरह का हम कंपेयर करके निकालते हैं। तब यहाँ पर ए जो है -2 क्या है? 0 से छोटा है। तो इस स्थिति में जब ए का मान 0 से छोटा आए अर्थात एक्स स्क्वायर गुणांक कोई ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, तब उस स्थिति में परवलय का मुख नीचे की ओर होगा। अब यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं।
हो तो परवलय इस तरह बनेगा, परवलय का मुख नीचे की तरफ होगा, नीचे की ओर। दूसरी शर्त ये है, यदि ए इज ग्रेटर जीरो हो तो, मतलब जो द्विघात बहुपद दिया जाएगा, अगर एस स्क्वायर का गुणांक धनात्मक है तो जीरो से बड़ा होगा, अगर एस स्क्वायर गुणांक माइनस में है तो जीरो से छोटा होगा। हम देखेंगे जैसे ही एस स्क्वायर गुणांक हमको ऋणात्मक प्राप्त होगा तो इसका मतलब हम जान जाएंगे कि परवलय का मुख नीचे की तरफ होगा, और जब एस स्क्वायर गुणांक प्लस में होगा अर्थात ए का मान जो है जीरो से बड़ा होगा तो इसका मतलब परवलय का मुंह ऊपर की ओर खुलेगा। तो परवलय इस तरह बनेगा, ऊपर की ओर। अब यहाँ तक क्लियर हो गया है। जब ए का मान जीरो से छोटा हो तो परवलय का मुंह नीचे, जब ए का मान जीरो से बड़ा हो तो परवलय का मुंह ऊपर की ओर। अब चलते हैं, इसको अरेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर जो परवलय कब x अक्ष को दो बिंदु पर काटेगा, कब एक बिंदु पर काटेगा, कब परवलय x अक्ष को नहीं काटेगा, पहले सभी शर्त को हम जान लेंगे, उसके बाद लास्ट में हम कोई द्विघात बहुपद लेकर एक ग्राफ खींचेंगे। अब शर्त है यहाँ पर एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर गुणांक ए है और एक्स गुणांक बी है, अचर पद सी है। यदि बी स्क्वायर, यहाँ पर हम विविक्तर, यहाँ पर विविक्तर लिख देते हैं, बी विक्टर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, या इस तरह भी लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये द्विघात बहुपद जब गुणनखंड मिलेगा तो आपको वहाँ पर श्रीधराचार्य से, श्रीधराचार्य के बीच से यक्स का गुणांक, यक्स का मान ज्ञात किया जाएगा और उसमें आपको डेरिवेशन ही बताया जाएगा, वहाँ पर आपको एक विविक्तर मिलेगा। तो यहाँ पर हम केवल ये जानते हैं कि ये विविक्तर जो है डी बी स्क्वायर माइनस फोर सी, इसी के आधार पर हम जान सकेंगे कि परवलय एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटेगा और कब नहीं काटेगा, कब ऊपर मुंह होगा, कब नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ पर हम इसी शर्त के आधार पर यदि ए इज ग्रेटर जीरो, अब यहाँ पर हम बता रहे हैं ये अगर जीरो से बड़ा है तो हमको ये चीज पता हो गया है कि परवलय का मुख ऊपर की तरफ है। दूसरी बात, तथा साथ ही साथ का और क्या हो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अगर हम बी स्क्वायर, बी का यहाँ पर जो एक्स का गुणांक होगा उसका मान रखेंगे, ए का फोर ए सी सब का मान निकालेंगे, यदि ए इज ग्रेटर जीरो हो, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो इज ग्रेटर जीरो हो, ये सब चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल हल करेंगे उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पर आप केवल यहाँ पर शर्त देखिए, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर जीरो, तो इसका मान मतलब जीरो से बड़ा कौन चीज हो सकता है, धनात्मक संख्या। अगर इन इतना जो डी है, अगर ये डी का मान धनात्मक आता है तब परवलय का मुंह ऊपर की ओर रहेगा और एक्स अक्ष को दो बिंदु पर काटेगा। हो तो परवलय एक्स अक्ष दो बिंदुओं पर
पर प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। अच्छा, इसका हम ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ हम यहाँ पर बना देते हैं। मतलब इस तरह का प्राप्त हो सकता है, मतलब ऐसे ग्राफ हो सकता है। देखो यहाँ पर x अक्ष को दो बिंदु पर काटा है, अर्थात द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, दो मूल होते हैं, वही दो मूल यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर काट सकता है या इस साइड में काट सकता है, यहाँ काट सकता है या करके। ये तो तब मिलेगा जब हम कोई एग्जाम्पल लेकर हल करेंगे। अब ये यहाँ पर एक ग्राफ और हम खींच देते हैं, या ऐसे भी हो सकता है, लेकिन इस परवलय का मुंह ऊपर की ओर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर शर्त है ए इज ग्रेटर 0, मतलब ए का मान धनात्मक है और ये पूरा विविक्तर 0 से बड़ा अर्थात धनात्मक आया है, तो ऊपर की ओर मुंह खुलेगा और x अक्ष को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। चलिए, ये शर्त आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद दूसरी शर्त क्या है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम रेज कर देते हैं। दूसरी शर्त ये है, अभी a इज ग्रेटर 0 ही चल रहा है। यदि a इज ग्रेटर 0 मतलब एक्स स्क्वायर गुणांक धन में ही हो लेकिन ये विविक्तर बदल रहा है, इसको हम कांस्टेंट रख के चल रहे हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाए 0। अगर ए एक्स स्क्वायर गुणांक धनात्मक हो और बी स्क्वायर माइनस 4ac हल करने पर 0 आ जाए हो, तब परवलय एक्स अक्ष को एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। अब उसका ग्राफ अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर ग्राफ इस तरह से बनेगा, ऐसे ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पर मुख ऊपर की ओर ही रहेगा, क्योंकि ए इज ग्रेटर 0, ए का मान धनात्मक संख्या है और ये केवल बदल रहा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हल करने पर टोटल 0 आ जाता है, तो केवल इसको एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। इस तरह यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर या इस साइड में हो सकता है, लेकिन ऊपर की ओर तरफ मुँह रहेगा इसका। ये हो गया दूसरे शर्त का ग्राफ बन गया। ये चीज आपको ये भी पता लगेगा किस साइड में बनेगा, ये जब आपको एक द्विघात बहुपद रियल में मिलेगा उसके आधार पर हम बताएंगे कि किस तरफ कब ग्राफ बनता है। तो यहाँ सब ये चीज नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर हम चलते हैं तीसरी शर्त में क्या है, यदि एज ग्रेटर, इसको हम कांस्टेंट रखकर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान ऋण में भी आ सकता है। इसके पहले क्या था, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac मान धन में आया हो तब परवलय एक्स अक्ष को दो बिंदु पर काटा था, और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac हल करने पे 0 आ जाता है तो परवलय एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटता है। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आ जाए अर्थात ऋणात्मक आ जाए, तब क्या ये परिच्छेद करेगा एक्स अक्ष को, तो उस स्थिति में परिच्छेद नहीं करता है वो, तो परवलय एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है, प्रतिच्छेद नहीं करता है, नहीं करता है तो क्या करता है, तो मतलब यहीं साइड से होकर जाएगा, साइड से होकर जाएंगे, या सच के ऊपर से होकर गुजरेगा, या तो यहाँ नीचे से होकर गुजरेगा, या यहाँ ऊपर से होकर गुजरेगा, यहाँ इसके नीचे होकर गुजरेगा, या ऐसे भी हो सकता है, या इसके नीचे भी हो सकता है, या इसके नीचे हो सकता है। मतलब नीचे तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर शर्त है, अब इस शर्त के लिए आधार पर चल रहे हैं ए इज ग्रेटर 0 के लिए।
तो ये x अक्ष को टच करके नहीं जाएगा, इसके ऊपर से ये गुजरेगा ऐसे। इस चीज को हाँ नोट बना लीजिए। उसके बाद हम अब चौथे शर्त पे चलते हैं। चौथी शर्त यह है, तीसरा हो गया, अब चौथी शर्त है। अब इसको हम लेस देन कर देते हैं। यदि a का मान अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक ऋणात्मक हो, तब वही तीन शर्त फिर से अप्लाई करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर, मतलब एक्स स्क्वायर गुणांक माइनस में हो लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac का हल जो है वो धनात्मक आ रहा हो। तो यहां से तो एक क्लियर हो गया कि परवलय का मुख नीचे की ओर होगा। तो बाकी ये चीज क्या बता रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये चीज बताता है एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर परवलय प्रछेद करेगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक हो तो यह सच को द्विबिंदु पर काटेगा। और ये चीज ये बताता है कि परवलय मुंह नीचे की ओर होगा कि ऊपर की होगा, तो यह परवलय मुंह नीचे की ओर बताएगा। तो यहाँ पर परवलय मुख नीचे की ओर होगा और एक्स अक्ष को द्विबिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। इस तरह इस साइड में भी हो सकता है, एक्स अक्ष को द्विबिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। हो तो परवलय एक्स अक्ष को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। क्लियर है यहां तक? अब पांचवा स्टेप क्या है, ए लेस देन 0, ये तो ये रहेगा। अब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रखते हैं। एक बार 0 के बराबर देख लेते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाए और ये इसका एस स्क्वायर गुणांक माइनस में हो, तब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या बताता है, एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो इस तरह मुख्य तो इसका नीचे की ओर तरफ ही रहेगा, लेकिन केवल एक बिंदु पर काटेगा, एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटेगा। यहाँ ऐसे यहाँ देख सकते हैं एक्स अक्ष को एक बिंदु पर नीचे की ओर रहेगा। इस तरह ये एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। परवलय एक्स अक्ष को एक बिंदु पर यहाँ पर बदल दिया गया ना, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ग्राफ इस तरह बनेगा इसका। और लास्ट है छठवां नंबर, यदि a लेस देन 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, अर्थात ये भी ऋणात्मक हो और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान भी ऋण में आया हो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब भी 0 से छोटा होता है तब वो एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है। अगले वाले स्टेप में बताया गया परवलय एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। यहाँ लिखोगे प्रतिच्छेद नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो यहाँ पर इस तरह जाएगा, या परवलय इस तरह आ जाएगा। ओह टच हो गया, इस तरह होगा, मतलब एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो उन 6 स्थितियों के ग्राफ जो है हमने एक साथ चार्ट में बना रखा है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं a इज ग्रेटर 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर 0। जब a का गुणांक एक्स स्क्वायर गुणांक 0 से बड़ा हो अर्थात धनात्मक हो और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हल करने पे धन आता हो, तो ग्राफ परवलय का मुंह ऊपर को और एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर काट रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर काट रहा है। इस तरह इधर काट सकता है, यहाँ काट सकता है, या यहाँ से होकर काट सकता है। वो सब क्वेश्चन में हल होगा, तब वहाँ पर एकदम डिटेल समझ में आ जाएगा। तो जब ये स्क्वायर अब यहाँ पर एज ग्रेटर है, जब एक्स स्क्वायर गुणांक एक्स 0 से बड़ा हो और बी स्क्वायर माइनस 4ac तब 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac हल करने पर 0 आता है, तो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। और यहाँ जब ए का मान धनात्मक हो लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac का हल जो है ऋण में आता हो, तो एक्स अक्ष को कहीं नहीं प्रतिच्छेद करेगा। ऊपर की तरफ मुंह रहेगा, यहाँ हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, लेकिन ऊपर की तरफ ही मुंह रहेगा इसका। और लेस देन के लिए ए का मान जब
0 से लेस देन हो, मतलब छोटा हो, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक जब ऋणात्मक संख्या में प्राप्त हो, लेस देन, तीनों लेस देन के लिए है। और इसी के साथ में एस स्क्वायर गुणांक माइनस में हो और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ रहा हो धनात्मक, तो ये स्क्वायर ये लेस देन 0 जो है ये परवलय का मुख नीचे की ओर बताएगा। बाकी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर 0 जो है ये पर यक्ष अक्ष को दो बिंदु पर परिच्छेद होने का शर्त बताता है। तो यहाँ देख रहे दो बिंदु पर परिच्छेद कर रहा है। इसी तरह ए लेस देन 0 ये तो नीचे की तरफ मुंह बताएगा। बाकी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर 0 ये केवल यक्ष अक्ष को एक बिंदु पर परिच्छेद करने की शर्त क्लियर करता है, इसलिए यहाँ पर एक बिंदु पर परिच्छेद कर रहा है। ए लेस देन 0 ये परवलय मुंह नीचे की तरफ, लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac मान ऋण में आए तो यह सच को किसी भी बिंदु पर ना परिच्छेद करने का शर्त बताता है। इस तरह 6 स्थितियों की ग्राफ आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये जो चीज है परवलय का ये शीर्ष होता है, ये चीज शीर्ष है, ये परवलय का शीर्ष है, ये परवलय का शीर्ष है। इस शीर्ष का निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे और शीर्ष जब ज्ञात हो जाएगा तब उसके बाद परिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम ग्राफ बनाना सीखेंगे, एकदम ग्राफ बनाना सीख जाएंगे। तब कोई एग्जाम्पल लेकर हम हल करेंगे और जिसमें हम एकदम एक सरल तरीके से ग्राफ को क्लियर कर सकते हैं।